हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने अपने अवरेल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अब देखिए हमारे साथ आ गए हमारे भारद्वाज सर और ये आपको फिज़िक्स की क्लास देंगे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपनी फिज़िक्स की क्लास और आप कंटिन्यू देखेंगे। 12th क्लास कराएंगे पहले भी। हमारा जो पहला सेशन चलेगा 12th क्लास का और फिर चलेगा 11th क्लास का। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 12th क्लास के फिज़िक्स की, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए। ये जो हमारा चैप्टर होगा 12th क्लास के लिए फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का जो नाम होगा बच्चों वो होगा विद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा विद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम, जैसा चैप्टर का नाम है वैसे इसके हेडिंग है। जैसे विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और एक हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो ये दो हेडिंग पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। वो अलग बात है कि इसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, कुछ इसके भेद हो जाएंगे, कुछ इसके अंदर हो जाएगा, वो थोड़ा अलग मैटर है। लेकिन ये दो ही हेडिंग है हमारे, जिससे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र दोनों के दोनों जो है आवेश के लिए, यानी कि आवेश। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम आवेश को पढ़ेंगे। अच्छा, आवेश में क्या है? आवेश के बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, सबका जो सार है वही मिलता है। पहला, जैसे कि किसी ने बताया आबनूस की छड़ को, आबनूस की छड़ को। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कांच की छड़ को। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया अन्य कोई भी धातु है, अन्य धातु की छड़ को। जब यानी कि रेशम, ऊन, बाल, बिल्ली की खाल, यानी कि इनसे रगड़ेंगे। जैसे कि अब इसका क्या बनेगा? जब आबनूस की छड़ को, कांच की छड़ को, या अन्य किसी भी धातु की छड़ को, जैसे मेरे पास मार्कर है, ये भी एक छड़ में आती है, अगर हम इसको ऐसे बाल से रगड़ लेंगे, ऐसे। आपने करा भी होगा ये प्रयोग करते भी हैं हम बचपन में, खेल खेलते एक प्रकार का। हमने स्केल लिया, उसको सर से रगड़ा और छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़े को हमने उठा कर देखा। ये वो आवेश है, यानी कि आबनूस की छड़ को, कांच की छड़ को, अन्य धातु की छड़ को रेशम से, ऊन से, बाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है। तो उन छड़ों में अन्य सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को, कौन सा गुण? देखो, गुण बताया है, ये गुण का मतलब है अन्य सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का। इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश, यानी कि विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा विद्युत आवेश किसे कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब आबनूस की छड़ को, कांच की छड़ को, या अन्य धातु की छड़ को रेशम से, ऊन से, बिल्ली की खाल से या बाल से रगड़ा जाता है, तो उनमें एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है जो अन्य सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि खींचती है, अपनी ओर खींचती है। इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश हमारे जो है दो प्रकार के होते हैं, 1, 2। विद्युत आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है आपका धनावेश, नंबर 2 होता है आपका ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋण आवेश। अब स्टूडेंट्स, धनावेश जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिस पर प्लस चिन्ह होता है, धनात्मक चिन्ह होता है, वो धनावेश होता है। ऋण आवेश जिस पर कि माइनस का चिन्ह होता है।
आप लोग वैसे भी पढ़ते रहते हैं कि धनावेश का मतलब क्या होता है। धनावेश यानी कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर धनावेश होता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर धनावेश होता है। और ऋणावेश, ऋणावेश यानी कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश होता है। अब बोर्ड की दृष्टि से बच्चों अगर बहुविकल्प क्वेश्चन बनता है इसमें से तो इसमें बनेगा जैसे कि ये क्या धन आवेश होगा। अब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर दूसरा ऑप्शन होगा आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, तीसरा ऑप्शन आपका होगा दोनों, यानी कि दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी और इलेक्ट्रॉन त्यागना भी, और चौथा ऑप्शन होगा आपका कोई नहीं। अब हमारा बोर्ड परीक्षा में जो चिन्ह लगेगा देखो धनावेश, धनावेश जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, पहले ही बताया। तो अब हमारा जो चिन्ह लगेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर लगेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा चिन्ह लगेगा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर। बहुविकल्प जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि हम लॉन्ग पढ़ते हैं उसमें से ही बहुविकल्प बनकर आते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ये हो गया और ये हमारा पहला हेडिंग हो गया आवेश के बारे में। अब आवेश के संबंध में जो है हमें एक वैज्ञानिक थे हमारे कूलाम, फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बताया था, फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने। अब उसके विषय में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नया हेडिंग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। जैसे आप सभी जानते हैं कूलाम का नियम जो है बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इस हेडिंग पर आप विशेष ध्यान देंगे। कूलाम का नियम, कूलाम जो थे फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, आवेश हम पिछले हेडिंग में पढ़ चुके हैं, आप जानते भी आवेश के बारे में, हमने भी पढ़ाया है। तो इन्होंने कहा किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब देखो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब आपके सामने ये दो शब्द आए बच्चों, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आ का मतलब आना, यानी कि अपने ओर आना, उसे आकर्षण, यानी कि जब कोई आवेश दूसरे आवेश को अपनी ओर खींच ले उसे आकर्षण कहेंगे। प्रति मतलब दूर चले जाना, प्रतिकर्षित कर देना, यानी कि दूर भेज देना। जब दो आवेश एक दूसरे के समीप आएंगे वो आकर्षण होगा और जब एक दूसरे से दूर हट जाएंगे वो प्रतिकर्षण होगा। इनके संबंध में हमें कूलाम ने ये नियम दिया था। और नियम क्या था उसका, यानी कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ये यहाँ से हेडिंग शुरू हो जाती है, हम कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगेन में शुरू कर देते हैं इसको। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, क्या कहा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग
तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा वह बल एक, या इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, रहने दो, होता है कोमा इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। फिर से सुन ले, ये आपकी ये डेफिनेशन हो गई है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमाज बिगिन एंड क्लोज के अंदर लिखी है। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमाज बिगिन। अब जैसी इसने डेफिनेशन दी है वैसा ही हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसे, देखो इसके अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेश, ये हमने दो स्थिर आवेश है, किन्हीं दो स्थिर आवेश, ये हमने ये ए और बी, इसका जो आवेश होगा वो Q1 हो गया, Q2। चूंकि इसमें बीच में कहीं दूरी का भी जिक्र है तो इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, R मान ली। अब इसके अनुसार क्या कह रहा है, देखिए किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, देखो किसी भी हेडिंग को अगर चित्र बनाकर समझा जाएगा तो आप लोगों की जल्दी समझ में आएगा। अब जैसा जैसा हमने चित्र बनाया तो अब इसको वैसे लिख देते हैं, क्या, माना एक निकाय ए बी, जैसे इसने बताया है वैसा हमने चित्र बनाया। अब उस चित्र के बारे में हम थोड़ा लिखेंगे, माना एक निकाय ए बी। अच्छा, निकाय क्या होता है, अगर आपके सामने ये शब्द आया, निकाय का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक बिंदु, अब देखो यहाँ दो बिंदु हो गए तो निकाय कहलाएगा, 2 3 4 5 10 20 कितने भी हो सकते हैं तो वो निकाय कहलाएगा। सिंगल है तो बिंदु कहलाएगा, तो इसलिए यहाँ हमारे पास दो बिंदु है, हम निकाय कहेंगे। माना एक निकाय ए बी, ये देखो ए और बी, जो Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर बना है, ये देखिए ए बी निकाय के बारे में हो गया। इस पर Q1 और Q2 आवेश है, इन आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी R है। ये हमने इस चित्र के बारे में लिखा। और चित्र कहाँ से आया, जो हमारे गुलाम ने कहा, किन्हीं दो स्थिर आवेश, ये दो स्थिर आवेश ले लिए, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य तभी लगेगा जब ये जुड़े हुए होंगे, तो हमने इनको जोड़ दिया, इनका नाम रख दिया हमने ए बी, इनके बीच की दूरी R, क्योंकि दूरी का भी जिक्र है। हमने ये इससे देखकर चित्र बनाया, चित्र के बारे में ये लिखा। अब जो गुलाम ने कहा उसको देखते हैं, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब बल की बात आ गई, बीच की दूरी R है तो अब हम बल, तथा लगने वाला बल F है। अब बल के बारे में भी हो गई। अब क्या कह रहा है, लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के, यानी कि F जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती का आपका ऐसा चिन्ह होता है, किसके गुणनफल के, Q1 और Q2 के। देखो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेश Q1 Q2 रख दिए, ये इसके बीच में यानी कि ये गुणनफल हो गया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया। ये इसकी पहली शर्त हो गई, पहली बात हो गई, हमने समीकरण 1 लिख दिया। आगे क्या कहा, तथा बीच की दूरी के वर्ग, यानी कि बीच की दूरी कितनी है हमारी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बटे में। अगर बटे में नहीं है तो अनुक्रमानुपाती कहलाता है, और बटे में होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा हो जाता है। ये चिन्ह यही रहेगा, F जो है ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर 2। देखो हमने इसके विषय में जो लिखा है वो हमने यहाँ बना दिए। इसके दो क्या कहा इसने, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये पहली शर्त, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारी 2 शर्त हो गई। अब 2 शर्त हो गई, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये देखिए अब हमारे 2 समीकरण बन गए हैं बच्चों। तो इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ रखेंगे, और एक साथ रखने के बाद देखो क्या होता है,
समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखो विद्यार्थी, आपके पास दो समीकरण है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। देखो f दोनों में है तो इसको एक साथ ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, जैसे कि f एक साथ, ये चिन्ह आपका है। देखो Q1 Q2 का गुणनफल है, यानी कि Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर। ये आपका मेन समीकरण बन गया। अब इसको अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक माना जाता है, तो हम यहाँ लेंगे f बराबर k, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब जो हमने ये k माना है, इसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्या है। ये हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, तो इसको हटाने के लिए हमें कोई एक नियतांक मानना पड़ता है, तो हमने k ले लिया, जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ k एक नियतांक है, इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। देखिए ये आपके सामने परावैद्युतांक का, इस पर चर्चा हम एक अन्य वीडियो में करेंगे। अब फिलहाल ये माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि माध्यम क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, इस पर हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये कूलाम के नियम को देख रहे हैं। अच्छा, माध्यम मतलब, वैसे मैं थोड़ा हल्का फुल्का बता देता हूँ कि माध्यम का मतलब जहाँ हमें प्रयोग करना होता है, वहाँ आपकी वायु भी हो सकते हैं, निर्वात भी हो सकता है, या कोई अन्य माध्यम जैसे तेल है, कागज़ है, रबड़ है, या कोई लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, उसको माध्यम बोलते हैं। और उसका अपना एक निश्चित मान होता है, उसका एक देखो परावैद्युतांक अंक, यानी कि अंक, एक निश्चित अंक उस माध्यम का, उसे परावैद्युतांक कहते हैं। इस पर फिर भी हम एक चर्चा कर लेंगे। अब क्या था, कूलाम ने बताया था कि k जो होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। शुरुआत है तो 0 बोलेंगे, डंज नोट, इसको नोट नहीं बोलते, एप्सिलॉन 0, यानी कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ यदि आप निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। कैसे, एक आपका हो गया, आपका 4 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। ये तो निकालना बता देंगे, कोई नहीं, लेकिन हमारे पास फिलहाल ये है कि k जो है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ अब k के स्थान पर आप ये रखेंगे, यानी कि f = k के स्थान पर ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0, यानी कि ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माध्यम, परावैद्युतांक और विद्युतशीलता, ये भी आपके सामने एक नया वर्ड आ गया। इन तीनों पर हम एक नई वीडियो बनाकर इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ये कूलाम का नियम कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान यानी कि किसका, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 में लिख भी देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं इसको। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12। ये आपको लर्न करना है, याद करना है, और याद रखने की चीज़ है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट वैल्यू ये आ गई, यानी कि अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, तब f बराबर, यानी कि k के स्थान पर हमने ये रख लिया, ये समीकरण बना आपका। अब k के स्थान पर ये रख लो, तब क्या बनेगा, f बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम हो गया कंप्लीट।